मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। हाँ जी बताइए, क्या कौन सी धातु है? हैं? तो सातत्य गमन तो हो गई। कभी घर जाके देखते भी हो पाठ को, सारी रूप सिद्धि हो गई कल अर्थ धातु की। शिधगत्याम यह धातु है, शिधगत्याम, ठीक है ना। तकारोत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा है क्योंकि वो अनुनासिक है। दकारोत्तरवर्ती आकार क्या है? अनुनासिक होने के कारण से उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। उपदेशित अनुनासिक इत संज्ञा होने से उसका लोप हो गया। तो क्या बच गया? शिध बच गया। दकारांत बच गया शिध। क्या बच गया? दकारांत शिध, ये धातु हो गया। अब इसका अर्थ क्या है? गत्याम, गति, गति अर्थ है कि नहीं? क्या अर्थ है? हाँ। और यावंतो गत्यर्थः तावंतो ज्ञानार्थः। यावंतो गत्यर्थः, हाँ, जितने जो भी धातु गत्यर्थक होते हैं, जो भी धातु, उनको ज्ञानार्थक भी माना जाता है ना। तो गमन, गति, प्राप्ति, मोक्ष, ये सब गत्यर्थक धातु के अर्थ माने जाते हैं। गत्यर्थक धातु के कौन कौन अर्थ माने जाते हैं? गमन, ज्ञान, मोक्ष, प्राप्ति, प्राप्ति अर्थ भी माना जाता है। ठीक है कि नहीं? यावंतो गत्यर्थः तावंतो ज्ञानार्थः। तो गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष, ये सब अर्थ किसके माने जाते हैं? गत्यर्थक धातु के माने जाते हैं। अब जहाँ जैसा अर्थ घटेगा प्रसंगानुसार वैसे ही अर्थ लिया जाता है। एक ही गत्यर्थक धातु है, लेकिन उसका जहाँ पर गति अर्थ घटेगा, गमन अर्थ घटेगा, वहाँ गमन अर्थ ले लेंगे। गति प्राप्ति अर्थ घटेगा, प्राप्ति अर्थ ले लेंगे। मोक्ष अर्थ घटेगा, मोक्ष अर्थ ले लेंगे। ज्ञान अर्थ घटेगा, ज्ञान अर्थ ले लेंगे। ये प्रसंगानुसार अर्थ का निर्धारण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सिद्ध धातु सामान्य रूप से ज्ञानार्थक है, इसके सभी अर्थ माने जाएंगे। अब क्या लिख रहे हैं? तो सिद्ध धातु है, इसमें प्रक्रिया जो होनी है, आगे एक सूत्र लगना है, पुगंत लघु पदस्य च। कौन सूत्र लगना है? तो पहले पकड़ लो, धातु पकड़ लो, सिद्ध धातु है ना। आत्मनेपद के निमित्तों से ही ना परस्मैपदी है, इसलिए क्या आ जाएगा? लट, वर्तमान लट लगा आ जाएगा सबसे पहले। लट के स्थान पर तिप का ती आ गया। क्या बन गया? सिद्ध, शिध। शिध है ये, मूल रूप में मूर्धन्य शकार है इसमें। और एक सूत्र है धात्वादेह सह सह। धात्वादेह, हाँ, धातु के आदि में जो मूर्धन्य शकार होता है उसको दंत सकार हो जाता है। धात्वादेह सह सह। धात्वादेह, धातु के आदि में विद्यमान जो मूर्धन्य शकार, उसको क्या हो जाता है? दंत सकार हो जाता है। तो इसका आदि में विद्यमान भी है ना मूर्धन्य शकार, इसको भी क्या हो जाएगा? दंत सकार हो जाएगा। तो सिद्ध किस रूप में आ जाएगा? सिद्ध, दंत सकार के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले धात्वादेह सह सह लगा लेना है, सिद्ध बना लेना है। मूर्धन्य शकार को क्या बना लेना? दंत सकार बना लेना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी है। तो सिद्ध से लट लाएंगे, लट के स्थान पर क्या हो जाएगा? तिप हो जाएगा। तिप में क्या बचेगा? ती। क्या बन गया? सिद्ध ती। क्या बन गया? अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर दो। सार्वधातु का अर्धातु गए हो, हाँ, तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित, हाँ, ती की क्या कर दो? सार्वधातु का अर्धातु का तो गुण करता है ना। तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई किसकी? ती की। और कर्तरी शप, शप आ जाएगा। क्या बन गया? सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध और ती बन गया ना। अब शप की भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। शप का जो अ बचा उसकी भी क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, वही तिंक्षित सार्वधातुकम। और सूत्र लगेगा पुगंत लघु पदस्य च। कौन सूत्र लगेगा? पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य इको गुणः स्यात् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। पुगंतस्य लघु पदस्य च, जो धातु पुगंत है, जो धातु क्या है? पुगंत अर्थात जिस धातु के अंदर पुक आगम हुआ है। आगे आएगा ना पुक, पुक आएगा आगे, ऋंत प्रक्रिया में आएगा पुक। तो पुक अंते यस्य असौ पुगंतः। पुक है अंत में जिसके, उसको पुगंत कहेंगे।
तो पुगंत का तो यहाँ प्रसंग नहीं है, लघु पद का है। लघुभी उपधा यस्य धातो हो असौ धातु लघु पद। धातु शब्द पुल्लिंग है। धातु शब्द किस लिंग का है? हिंदी में धातु का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है ना। भुआदिगण की धातु, अदादिगण की धातु ऐसा कह देते हैं, लेकिन संस्कृत के हिसाब से पुल्लिंग है। भुआदिगण का धातु, अदादिगण का धातु, है ना। धा धातु से तुन प्रत्यय होता है। धा धातु से औणादिक तुन प्रत्यय होता है। दधाति क्रिया रूपम अर्थम यह सह धातु। जो क्रिया रूपी अर्थ को धारण करे, जो उसी को धातु कहते हैं। अर्थात जिसका अर्थ क्रिया है, जिसका अर्थ क्या है? क्रिया है, उसी को धातु कहते हैं। तो लघुभी उपधा यस्य, लघुभी धातु हो असौ धातु हो लघु पद। वो धातु कैसा हो गया? लघु पद हो गया। लघुवी, लघु, इसमें क्या शब्द आया? लघु, है ना। अब का ये लघु क्या होता है? ये लघु क्या होता है? जब तक लघु को नहीं जानोगे तब तक सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। वाक्यार्थ बोधे पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्यार्थ बोध में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। जब तक पदार्थ ज्ञान नहीं होगा, जब तक वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। तो पुगंत लघु पदस्य च, इस वाक्य के अर्थ को समझना है तो इसमें जो लघु शब्द आया उसको समझना होगा, उपधा को भी समझना होगा। तो उपधा को बताते हैं अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से पूर्व का जो वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं? उपधा बोलते हैं। उपधा तो बता दिया। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। अब लघु किसको कहते हैं? लघु भी बताना पड़ेगा। पुगंत तो सरल ही है। पुगंत मतलब पुग जिसके अंत में है वो पुगंत है, वो आगे आएगा भी। इसका जब धातु आएगा वैसा तो अर्थ और घटित हो जाएगा। लघुपद किसको कहेंगे? उपधा तो बता दिया, अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण को उपधा कहेंगे। जैसे सिद्ध है, क्या है? सिद्ध में अंतिम वर्ण कौन है? ध। उससे पहले कौन है? ई। सी में ई है ना, तो वो क्या हुआ? उपधा हो गया। सी का ई क्या हो गया? उपधा हो गया। अब लघु जानना है, लघु किसको कहेंगे? तो लघु बताने के लिए सूत्र लिख रहे हैं ह्रस्वम लघु। क्या सूत्र लिख रहे हैं? हाँ, लघु संज्ञा विधायक सूत्र है ये। लघु संज्ञा होती है इस सूत्र से। किस सूत्र से? ह्रस्वम लघु। ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है। ह्रस्व की, ह्रस्व किसको बोलते हैं? एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो, है ना। एक मात्रा वाला जो होता है उसको ह्रस्व कहते हैं। अथवा एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह अच क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। ये उकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अनुसार अर्थ बना। सामान्य रूप से आज की भाषा में समझें तो जिसके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगे, जिस अच के उच्चारण में वो ह्रस्व कहलाता है। तो जो ह्रस्व होता है उसी का नाम लघु होता है। जो ह्रस्व संज्ञा किससे होती है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र से होती है। उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकाल जो अच उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो ह्रस्व संज्ञा तो भी उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से, और लघु संज्ञा हुई ह्रस्वम लघु से। तो जिसकी उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से ह्रस्व संज्ञा होगी उसी की ह्रस्वम लघु से क्या हो जाएगी? लघु संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न होगा कि लघु संज्ञा क्यों कर रहे हो? ह्रस्व संज्ञा तो वही रखी है, अब लघु संज्ञा भी क्यों करनी है उसकी? तो कह रहे लघु संज्ञा का फल आएगा ना, पुगंत लघु पदस्य च, लघुवी उपधा चाहिए उसको। उसने ह्रस्व पद थोड़ी कहा, उसने क्या बोला? लघुवी, लघु होना चाहिए उपधा में। तो लघु को जानना पड़ेगा ना, किसको लघु कहते हैं? ह्रस्व को लघु कहते हैं। ह्रस्व को क्या बोलते हैं? तो उपधा में अगर ह्रस्व वर्ण आएगा, एक मात्रिक वर्ण आएगा, ऐसा वर्ण आएगा जिसकी एक ही मात्रा है, जिसकी वो लघु है, अगर ऐसा वर्ण अंतिम वर्ण से पहले होगा तो वो शब्द क्या कहलाएगा? लघुपद कहलाएगा। वो शब्द क्या कहलाएगा? है कि नहीं? जैसे सिद्ध है, इसमें अंतिम वर्ण कौन है? ध है। उससे पहले कौन है? ई है। तो ई क्या है? एक मात्रिक है, ह्रस्व है। ई क्या है? ह्रस्व है ना। अब उसकी क्या हो जाएगी? लघु संज्ञा हो जाएगी। लघु संज्ञा होने से सिद्ध क्या हो गया? लघुपद हो गया, क्योंकि इसकी उपधा में लघु आ गया।
उपधा में क्या आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, लघुपद हो गया। क्या हो गया, ये लघुपद हो गया, है ना, लघुपद हो गया। ठीक है, तो सिद्ध क्या हो गया, लघुपद हो गया। सिद्ध क्या हो गया, लघुपद हो गया। लघु उपधा इससे लघुपद हो गया ना, ये हो गया कि नहीं। तो लघुपद होने से इसको क्या हो जाएगा, अब गुण हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो सिद्ध में सी के ई को गुण क्या होगा, ए होगा। गुण में अ ए ओ तीन ही आते हैं। गुण में कौन आते हैं, अ ए ओ तीन ही तो आते हैं। तो ई को गुण कौन होगा, ए होगा। ई को गुण कौन होगा, ए होगा। क्या बन जाएगा, सेध। क्या बन गया, आगे शब्द का अ है, ती है, मिला दिया तो क्या बन गया, सेधति। क्या बन गया, सेधति। ठीक है ना। तो यहाँ पर लघु संज्ञा का फल है। अब लघु संज्ञा जिसकी होती है उसी प्रसंग में एक सूत्र और आ रहा है, संयोगे गुरु। संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। संयोग अगर परमा आ जाए, संयोग अगर, तो ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। संयोग अगर परमा आ जाएगा तो ह्रस्व की क्या हो जाएगी, गुरु संज्ञा हो जाएगी। संयोग अगर परमा आएगा तो ह्रस्व की गुरु संज्ञा हो जाएगी। संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। तो उदाहरण जैसे हरिद्वार, हरिद्वार है ना, द व ये संयोग है, द व, तो उससे पहले ह्रस्व कौन है, ई, वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो उच्चारण क्या होगा, हरिद्वार, ये गलत है, हरिद्वार, हरद्वार, कोटद्वार, च्यवनप्राश, है ना, ऐसे उच्चारण होगा। दिखने में तो वो ह्रस्व ही रहेगा, लेकिन उच्चारण में वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु। तो उसका उच्चारण थोड़ा गुरुता से ही करना पड़ेगा। हरिद्वार कहोगे तब तो वो ऐसा लग रहा है कि लघु उच्चारण कर दिया, थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी ना उसमें गुरुता। हरिद्वार, हरद्वार, च्यवनप्राश, कोटद्वार, ऐसे बोलना होगा, है कि नहीं। हाँ, तो संयोगे गुरु, संयोग परमा आए तो ह्रस्व की भी क्या हो जाती है, गुरु संज्ञा हो जाती है। दीर्घंच गुरु संज्ञम स्यात्, गुरु स्यात्। दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, जो दीर्घ है वो भी गुरु होता है। दीर्घ भी क्या होता है, गुरु होता है। दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। ठीक है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर गुरु का तो फल यहाँ पर नहीं है, गुरु का फल आगे आएगा, है ना। गुरु करने का अन्य भी फल है, इजादेश गुरु मतो नृच्छ, है ना, वो सब सूत्र लगते हैं, है ना। तो ये सब सूत्र लगेंगे, अन्य भी फल हैं इसके गुरु संज्ञा के फल, तो वो तत्त स्थानों में आते जाएंगे। अभी किसका फल है, लघु का, पुगंत लघुपदस्य च। तो लघु था ई, उसको गुण होकर के क्या बन गया, ए बन गया। तो सिद्ध का क्या बन गया, सेद बन गया। क्या बन गया, सेद औती मिला दिया, सेद अति, ये रूप बन गया। क्या रूप बन गया, बन गया। अब इतना आपको इस धातु में कर लेना है पहले। लट लकार में, अन्य लकारों में भी जो लकार हैं, लिट वो हैं, आर्ध धातुक हैं, वहाँ तो फिर अन्य प्रक्रिया होगी। जो सार्वधातुक लकार है वहाँ पर क्या करना है, सिद्ध का सेद बना लेना है, क्योंकि सप होगा ही होगा और पुगंत लघुपदस्य जैसे गुण होगा ही होगा। तो सिद्ध का क्या बन जाएगा, सेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेद बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो क्या रूप बनेंगे, सेदति बन गया। आगे क्या होगा, सिद्ध का सेद बना लो, सिद्ध का सेद तस आ गया, मिला दिया, सेद तस, ऋत्व विसर्ग हो गया, क्या बन गया, सेदतः, सेदति, आगे सेदंती बनेगा, सेद बनेगा, झी आएगा, अंत होगा, सेद अंति, अतो गुणे पर रूप, क्या बन गया, सेदंती, सेदति, सेदतः, सेद से सिप आ जाएगा, मिला दो, सेदसी, कुछ भी नहीं है ना। आगे थस आएगा, क्या बनेगा, थ ले आओ, क्या बना, मिप ले आओ, हाँ, मिप अतो दीर्घो सेधामी, है ना। वसमस ले आओ, सेधा वह, सेधाम, हाँ, है कि नहीं। यहाँ सकार का लोप तो होना है नहीं, टित लकार है, नित्यंगिता लगेगा नहीं, तो सकार गुरुत्व विसर्ग होगा। लोट लकार तो गिदवत हो, क्या हो जाता है, लोटो लंगवत, लंगवत हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नित्यंगिता से क्या हो जाता है, सकार का लोप हो जाता है, इसलिए लोट लकार में वसमस में सकार नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो
लोटो लंगवत है ना, लटो लंगवत तो है नहीं, लट को तो लंगवत होता नहीं है, लोट को होता है लंगवत। इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, वस मस के सकार का लोप नहीं होगा, रुत्व विसर्ग होगा। क्या बन जाएगा, हाँ, तो वही लिख रहे हैं पुगंत लघुपदस्य च पुगंतस्य लघुपदस्य च अंगस्य इकः गुणोस्या गुणः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। पुगंतस्य लघुपदस्य च, जो धातु पुगंत है अथवा जो धातु लघुपद है उसमें विद्यमान जो क्या है, ऐसा धातु अगर अंग संज्ञक भी है तो सेद है ना, सिद्ध है ना, आगे तिप का ती लाए हो, उसके पर में होने पर विकर्ण विशिष्ट जो सिद्धो है उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, सिद्धो अंग भी हो गया। उसमें जो इका है, उसमें जो इक है, उसमें जो इक है, सिद्ध में जो इक है ई, उसको ही क्या होगा, इक कहाँ से आया ये, इको गुण वृद्धि, ये परिभाषा सूत्र है। क्या परिभाषा सूत्र है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठन्तं पदम उपतिष्ठते। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम का अर्थ क्या है, गुण वृद्धि शब्दौ उच्चार्य, गुण वृद्धि शब्दौ उच्चार्य, उच्चार्य क्रिया का कर्म है कौन, गुण वृद्धि शब्द, गुण वृद्धि शब्द उच्चार्य क्रिया का कर्म है। उच्चार्य लेवंत क्रिया है, तो लेवंत क्रिया का जहाँ प्रयोग नहीं होता ऐसी स्थिति में लेवंत क्रिया का जो कर्म होता है उसमें पंचमी हो जाती है। लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, है ना, तो यहाँ पंचमी हो गई है किसमें, गुणवृद्धि शब्दाभ्याम में, क्योंकि वो उच्चारी क्रिया का क्या है, कर्म है। इसलिए गुणवृद्धि शब्दाभ्याम का अर्थ क्या बनता है, गुणवृद्धि शब्द उच्चार्य, गुणवृद्धि शब्द का उच्चारण करके, यत्र, यत्र में त्रल प्रत्यय है लेकिन वो तृतीया के अर्थ में है, तेन के अर्थ में है। यत्र का मतलब क्या है, ये न सूत्रेण, तृतीयार्थे त्रल, तृतीया के अर्थ में त्रल हुआ है, तो गुणवृद्धि शब्द उच्चार्य ये न सूत्रेण किं क्रियते, गुणवृद्धि विधीयते, गुण और वृद्धि का विधान किया जाता है। तत्र, यहाँ पर जो त्रल है वो तो सप्तमी के अर्थ में है, यत्र में जो त्रल है वो तो तृतीया के अर्थ में है, लेकिन तत्र में जो त्रल है वो सप्तमी के अर्थ में है। इसलिए तत्र का मतलब क्या है, तस्मिन् सूत्रे, उस सूत्र में, इकः इति षष्ठन्तं पदम उपतिष्ठते, इकः इस षष्ठन्त पद की उपस्थिति हो जाती है। ये पदोपस्थापिका परिभाषा है, ये पदोपस्थापिका परिभाषा है, पद का उपस्थापन कराती है। कौन से पद का, इकः इस षष्ठन्त पद का उपस्थापन कराती है। इकः है कि नहीं, कहाँ कराएगी, ऐसे सूत्र, उस सूत्र में कराएगी जिस सूत्र के द्वारा गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान किया जा रहा है। जैसे ये सूत्र है, ये क्या कह रहा है, गुण 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 कर रहा है ना, गुणः सार्वधातुक अर्धधातुक योग, गुणः की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, मिदेर गुणः, मिदेर गुणः से गुणः की अनुवृत्ति आ रही है, और सार्वधातुक अर्धधातुक योग पूरा सूत्र आ रहा है। मिदेर गुणः से किसकी अनुवृत्ति आ रही है, गुणः की, और सार्वधातुक अर्धधातुक योग पूरा सूत्र आ रहा है ना। इसलिए अर्थ क्या बनेगा, पुगंतस्य लघुपदस्य च अंगस्य गुणः सार्वधातुक अर्धधातुक योग, पुगंत को लघुपद जो अंग उसको गुण हो, कब हो, सार्वधातुक अर्धधातुक के परम होने पर हो, तो गुण हो, है ना, गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान कर रहा है। ये सूत्र क्या कर रहा है, कर रहा है। तो जिस सूत्र के द्वारा गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान किया जाता है वहां पर वो गुण किसके स्थान पर होता है, इक के स्थान पर। स्थानी का निर्देश नहीं है ना, स्थानी का निर्देश नहीं है सूत्र में, सूत्र में आदेश हो रहा है, केवल गुण का आदेश हो रहा है। निमित्त भी है, निमित्त में कौन है, सार्वधातुक अर्धधातुक, है ना, और आदेश कौन है, गुण है। स्थानी का निर्देश नहीं है, स्थानी कौन, किसके स्थान पर गुण हो, स्थानी का निर्देश। अब स्थानी का निर्धारण किससे होगा, इससे होगा, ये इका को स्थानीय बना देगा। इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र क्या कर देगा, स्थानीय बना देगा। तो जो भी सूत्र ऐसे हैं जिनमें गुण वृद्धि का उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान तो है लेकिन स्थानीय का निर्देश नहीं है, वहां पर स्थानीय के रूप में कौन आता है, इको गुण वृद्धि से इकः इस षष्ठन्त पद की उपस्थिति करा दी जाती है। जैसे सार्वधातुक अर्धधातुक योग, इसमें भी गुण शब्द का उच्चारण करके तो गुण का विधान हुआ, लेकिन वहां भी स्थानीय तो बताया नहीं सूत्र में,
तो वहाँ पर भी इकह चले जाएगा, है ना। इसलिए अर्थ क्या बन गया, सार हैं इगंतांगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धातुकयोः। इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा भी है। कहीं इगंतांगस्य सामानाधिकरण्येन अन्वय होता है, कहीं वैयाधिकरण्येन अन्वय होता है इकह का, है ना। सार्वधातुक आर्धातुकयोः में सामानाधिकरण्येन अन्वय है। सामानाधिकरण्येन अन्वय का मतलब ये हुआ अंगस्य में, है ना, षष्ठी है तो इकह भी षष्ठंत बन जाएगा, इगंतस्य अंगस्य, ऐसा अर्थ बन जाएगा। कहीं वैयाधिकरण्येन अन्वय होता है, वैयाधिकरण्येन अन्वय का मतलब हुआ कि षष्ठी अगर मान लिया अवयवावयी भाव संबंध में है, षष्ठी अगर संबंध अर्थ में है तो वहाँ पर क्या होता है, फिर अवयव अर्थ आ जाता है। जैसे मृजेर वृद्धि, जैसे उसमें अर्थ बनता है मृज का अवयव जो इक, मृज का उसको क्या हो, वृद्धि हो, क्योंकि वहाँ इगंत जो मृज, इगंत जो मृज जो इगंत अंग, ऐसा अर्थ नहीं बन सकता ना, क्योंकि मृज वहाँ इगंत है ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए वहाँ पर मृज का अवयव जो इक, इस प्रकार से अन्वय करते हैं। ये वैयाधिकरण्येन अन्वय हुआ, अवयव अर्थ ला रहे हैं। भू में तो क्या है, इगंत अंग मिल रहा है, भू में मिल रहा है, ठीक है ना। मृज में इगंत नहीं मिल रहा है, अंत में तो जो है ना, भू में तो अंत में ऊ है, वहाँ अंत में जो है, इसलिए वहाँ पर अवयव अर्थ आएगा, वहाँ इगंत मिल जाएगा, है ना। भू में तो ई है ना, उई है ना इक, मृज में तो री है इक, वो तो पहले आ गया, उपधा में आ गया। तो जहाँ सामानाधिकरण्येन अन्वय संभव होगा सामानाधिकरण्येन करेंगे, जहाँ वैयाधिकरण्येन अन्वय संभव होगा वहाँ वैयाधिकरण्येन अन्वय करेंगे। लेकिन होगा वो किसको, इक को ही होगा। वो गुण वृद्धि किसको होगा, गुण के उदाहरण जैसे सार्वधातुक आर्धातुकयोः पुगंत लघुपदस्य च मिदेर गुणः, वृद्धि के उदाहरण जैसे मृजेर वृद्धि, ये सब इसके उदाहरण बनते हैं। तो इकह की अनुवृत्ति उपस्थिति हो जाती है इसमें, पुगंत लघुपदस्य सूत्र में किसकी उपस्थिति हो जाती है, इकह की उपस्थिति हो जाती है, षष्ठंत पद की उपस्थिति हो जाती है। इसलिए अर्थ क्या बन जाता है, अंगस्य इकह, है ना। पुगंतस्य लघुपदस्य च अंगस्य इकह, पुगंत और लघुपद जो अंग, उसका जो इक, उसको क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। कब, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, सार्वधातुक और आर्धधातुक के परमय होने पर। ठीक हो गया ना। धात्वादेह इति सह, वही लिख दिया धात्वादेह इति सह, मतलब धात्वादेह सहसा से क्या किए हैं, सिद्ध के मूर्धन्य शकार को दंत शकार किए हैं। तो क्या रूप बनाए हैं, सेध, और फिर पुगंत लघुपदस्य जैसे क्या हो गया है, गुण हो गया है कि नहीं। तो क्या बन गया, यहाँ भी सामानाधिकरण्येन ही अन्वयी है। पुगंत लघुपदस्य च अंगस्य इकः, अंगस्य इकः, अंग का जो इक सीधे सीधे अन्वय हो गया है कि नहीं, उसको भी क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, है ना। तो अंग में विद्यमान जो इक है, या वैयाधिकरण्येन करोगे अंगस्य इकः, अंगस्य इकः मतलब अंगावयवस्य इकः। अगर अंगावयवस्य इकः करो, अंग का अवयव जो, तो वैयाधिकरण्येन अन्वय हो जाएगा। जैसे सार्वधातुक आर्धातुकों में क्या है, इगंतस्य अंगस्य है, तो वहाँ तो सीधे सीधे घट रहा है ना, जो इगंत है वही अंग है, जो अंग है वही। अब यहाँ पर क्या है, जो अंग है अवयव इक है, अंग का, क्योंकि सिद्ध है ना अंग, उसका अवयव इक है, तो वैयाधिकरण्येन कर लीजिए। कैसे कर लो, सीधे सीधे अन्वय न करके अवयव अर्थ में ले आओ। अंग का अवयव जो इक, उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, वैयाधिकरण्येन अन्वय हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। निमित्त तो दोनों का एक ही है, चाहे सार्वधातुक आर्धातुक का यो है, चाहे ये है, दोनों का निमित्त क्या है, सार्वधातुक आर्धातुक ही है। तो धात्वादेह इति सह, सत्व होकर के क्या बन गया, सेदति, ये रूप बन गया आपका। तो सेदति रूप बना लो, बाकी तो रूप सरल ही है। सेदति से लट लकार में क्या रूप बने, सेधाम, हाँ, ये लट लकार के रूप सिद्ध हो गए। ठीक है ना। अब लिट लकार में केवल एक सूत्र लगेगा, यहाँ तो गुण किए हो ना, सी के ई को क्या किए हो, गुण किए हो, और वहाँ पर क्या होगा, गुण का निषेध हो जाएगा किंगिति च से। किंगिति च से क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कितवत भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, असंयोगा लिट कित, आगे सूत्र आएगा, असंयोगा लिट कित। ठीक है ना। अपित लिट को कितवत भाव हो जाएगा, अपित लिट को, तो जहाँ जहाँ किद्वत भाव होगा वहाँ वहाँ गुण नहीं होगा, जहाँ किद्वत भाव नहीं होगा वहाँ वहाँ गुण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा रूप में अंतर आएगा।
उसके अतिरिक्त जो अन्य रूप हैं, अन्य लकार हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। उनमें तो सारी प्रक्रिया आपकी पूर्ववत चलनी है। जैसे पूर्व की 2 धातु सिद्ध कर चुके हो, उसी प्रकार से अन्य लकार भी इस धातु के सिद्ध होंगे। ठीक है ना? तो उनकी सिद्धि कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है? हरि ओम तत्सत।